स्वागत है साथियों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। साथियों घड़ी में समय हो रहा है 9:20 और वक्त हो गया है संपूर्ण बाल विकास का। साथ ही ये क्लास सिर्फ उन भाइयों के लिए है, सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो यूपी टेट पहली बार में पास करना चाहते हैं, और उनके लिए भी है साथी। अगर आपने चाहे कुछ पढ़ा हो और चाहे कुछ ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबको पता है बाल विकास में कितना टॉपिक है यार। 20 टॉपिक है, कुल 30 क्वेश्चन बनना है, और 20 टॉपिक मैं आपको हर वीडियो में रोज करवाता हूँ, तो इस वीडियो में भी कराऊंगा। तो चाहे आप फ्रेशर हैं, अभी से शुरुआत कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत स्वागत आपका, सभी को गुड इवनिंग। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं सेशन का। कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूं दोस्तों। देखो, ये संवेदनशील वक्त है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील वक्त है। तो इस टाइम पर मेरे किसी भाई या बहन को जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो मेरे सानिध्य में रहकर पढ़ रहे हैं, आप कुछ नया मत करना। जितना दिया हूँ नोट्स में उतना पढ़ो, जितना क्लास में कर रहा हूँ उतना करो, बस कुछ नया मत करना। जितना किए हो उसी को बार बार रिवीजन करो, क्योंकि नया करने के चक्कर में काम खराब होता है। तो आइए दोस्त शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया। साथियों, चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया था क्लार्क एल हल ने। यार ये कलर क्यों गुलाबी हो जाता है, इसको हटाओ पहले, ये नीला वाला सही है। हाँ, क्लार्क एल हल ने। दोस्तों हल ने कुछ बातें बताई। चालक एक इंसान को माना गया, न्यूनता उसकी इच्छा की कमी को माना गया, और चालक न्यूनता के सिद्धांत के कई नाम हैं दोस्तों। इसको प्रणोद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्नोद भी कहते हैं, इसी को प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं, इसी को सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। सबका मतलब एक है, तो जानते रहना, पेपर में पता नहीं किस नाम से पूछे। अब सुनो दोस्तों, प्रणोद क्या है। मान लो आपको प्यास लगी है, तो मैंने कहा साथी ये जो प्यास लगी है, तो जो आपकी आवश्यकता होती है ना, वो क्या है, आवश्यकता है पानी की। तो पानी क्या हो गया, तो पानी दोस्तों प्रणोद, यानी आपकी जो जरूरत है वो पानी है, वो प्रणोद कहलाता है। और आपको प्यास का एहसास हो रहा है क्योंकि गला आपका सूख रहा है, ये जो एहसास होता है ये अंतर्नोद है। और पानी आपको जब मिल जाएगा तो आपकी क्या होगी दोस्तों, प्यास में कमी आएगी, जिसको चालक न्यूनता कहते हैं। ये बतिया पूछेगा आपसे, इनमें प्रणोद क्या है, अंतर्नोद क्या है, तो उस समय आप फंसोगे, इसलिए समझा रहा हूं, समझ लो। तो पेपर में अगर ऐसे पूछे कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी क्लार्क एल हल। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो भी हल। चालक न्यूनता, तो भी हल। प्रणोद वाला, तो भी हल। अंतर्नोद, तो भी हल। स्किनर जो आप लोग कह रहे हो दोस्तों, स्किनर ने तो चूहा और कबूतर पे प्रयोग किया था, जिनके सिद्धांत को आप लोग कहते हो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलाव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, तो उसको संबंध प्रत्यावर्तन आप लोग कहते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, सीखने के वक्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। सीखने के वक्र का दोस्तों सबसे पहला प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। देखो दोस्तों, सीखने के कई वक्र होते हैं। सरल वक्र होता है, रेखीय वक्र होता है, मिश्रित वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है, उन्नतोदर भी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको बता दे रहे हैं कि पूछेगा कौन सा आपसे, हम उसी की चर्चा कर लेना। भाई पूछा क्या जाएगा ये तो जानना जरूरी है। साथियों हम सब इस बात को जानते हैं, और ये बात हम सबको विदित है, इसमें कुछ बताने और शर्माने की जरूरत तो है ही नहीं। भाई साहब इसके खोज करता है बिंग हंसते। एक होता है दोस्तों नतोदर वक्र, जो पेपर में आएगा, नतोदर वक्र, और एक आएगा उन्नतोदर वक्र। इन दोनों को मैंने ट्रिक के द्वारा याद कराया है। नतोदर, देखो नतोदर का मतलब होता है ना से नीचे, मतलब अगर शुरू में अधिगम की रफ्तार आपकी स्लो है, जैसे आज के 2 महीने पहले आप यूपी टेट की तैयारी बहुत धीरे कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आया आपकी रफ्तार तेज हो गई। तो जब शुरू में अधिगम की रफ्तार एकदम नीचे हो, ना से नीचे, बाद में ऊंचा हो जाए,
तो गुरु उसको नतोदर वक्र कहते हैं। लेकिन अगर ऊ से उन्नतोदर मतलब ऊ से ऊंचा, मतलब अगर शुरू में अधिगम की रफ्तार बहुत तेज हो, हाँ भाई यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया तो तुम मार उछल पड़े और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आई तुम ध्वस्त हो गए, तो ऐसा ना हो। अगर शुरू में अधिगम की रफ्तार ऊंची है, बाद में कम हो जा रहा है, तो दोस्तों उसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं। और भी बातें आपको बताऊंगा मैं, जैसे सरल वक्र क्या होता है, मिश्रित वक्र क्या होता है। देखो पहले मिश्रित वक्र आपको बता दूं, क्योंकि पेपर में जितना पूछेगा पहले उसकी चर्चा हो जाए। दोस्तों जो मिश्रित वक्र होता है ना, ये तो वही है कि गाना आया था ना, साड़ी के फालसा तूने कैच किया रे और कभी छोड़ दिया दिल, कभी पता नहीं क्या किया रे। वो मुझे पूरा गाना याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत पुराने जमाने का है, 10 साल पहले का गाना था, ये हमारे टाइम पर था। तो मिश्रित वक्र का मतलब आज पढ़ रहे हो, कल छोड़ दिया, फिर पढ़ रहे हो, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ रहे हो, फिर छोड़ दिया। मतलब तुम्हारे अधिगम की रफ्तारें खत्म है, कुछ कन्फर्म है नहीं कि तुम पढ़ कैसे रहे हो। यानी साथियों, अगर सरल शब्दों में मैं आपसे कहूं तो मिश्रित वक्र वही है जहां पे कभी तेज, कभी धीमा, कभी छोड़ा, कभी पकड़ा, वही चीज होता है। तो ये आपका हो गया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेंगे। आगे, मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत में सबसे निचले स्तर की आवश्यकता क्या है। दोस्तों मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई। उन्होंने कहा इंसान की पहली जरूरत है शारीरिक आवश्यकता, मतलब रोटी, कपड़ा, जमीन। इसको इन्होंने सबसे पहले बताया। उन्होंने कहा जब रोटी मिल जाएगा तो यही इंसान चाहता है कि मुझे सुरक्षा रहने के लिए घर चाहिए। जब घर मिल जाता है तो यही इंसान चाहता है कि मुझे रहने के लिए, अब प्रपंच करने के लिए समाज चाहिए। जब ये समाज मिल जाता है साथी ना, तो यही इंसान चाहता है कि समाज में सम्मान हो, चौथा मांग है। और जब सम्मान मिल जाता है तो गुरु आत्मसिद्धि हो जाती है। पेपर वाले ने पूछा कि निचले स्तर की मांग, तो दोस्तों जो शारीरिक आवश्यकता है, जो रोटी, कपड़ा, जमीन है, ये सबसे निम्न स्तर की मांग है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगर उच्च स्तर की मांग अगर आपसे पेपर में पूछे तो दोस्तों उच्च स्तर में आपका आता है समाज, सम्मान और आत्मसिद्धि। अच्छा, पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो भी मैस्लो। मांग का सिद्धांत किसने दिया, तो भी मैस्लो। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो भी मैस्लो। तो इन नामों को याद रखना, पता नहीं किस नाम से आपको वहां पे फंसा दे। अगला साथियों, सृजनात्मकता की प्रक्रिया का चरण का सही क्रम क्या है। साथियों सृजनात्मकता क्या होता है, हमने कहा कि अगर कोई बच्चा टूटी फूटी चीजों से कुछ बड़ी चीज कर दे, जैसे कागज के नाव बना दे, मिट्टी के बर्तन बना दे, लड़की गुलदस्ता बना दे, मेज पोश बना दे, तो यही तो सृजनात्मकता है। कि सृजनात्मकता कुछ और होती है। तो कह रहे हैं कि ये बताइए साफ शब्दों में कि सृजनात्मकता के चरण कौन कौन से होते हैं, वो बताओ। तो साथियों जो पहला चरण होता है ना, वो होता है तैयारी। क्योंकि कागज का नाव या मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए भी पहले व्यक्ति उसके बारे में समझता है, सोचता है। बिना सोचे तो भाई कागज का नाव तो नहीं बन जाएगा, यानी पहले तो तैयारी होगी। सही बात है। फिर दोस्तों इंसान मंथन करता है, विचारों का मंथन करता है। क्या करता साथी, विचारों पर मंथन करता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप लोग, बात को समझो, बिना समझे बात नहीं बनेगा। यानी दोस्तों क्या होगा तब इंसान विचारों पर मंथन करता है कि हाँ मुझे ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। यानी मंथन करने को दोस्तों क्या कहते हैं, उद्भवन कहते हैं। सही बात है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्रदीपन। प्रदीपन का मतलब होता है दोस्तों कि आप क्या करते हो, फिर आप मिट्टी को इकट्ठा करके बर्तन को बना देते हो, तो ये प्रदीपन है। मिट्टी का बर्तन सूख कर तैयार हो गया, मतलब दोस्तों उसका प्रमाणीकरण हो गया। यानी साथियों सत्यापन लास्ट में होता है, वही प्रमाणीकरण है। तो पहले तैयारी, फिर उद्भवन। उद्भवन का मतलब होता है दोस्तों मंथन करना, दिमाग में विचार करना। फिर प्रदीपन, यानी चीज़ों को देखो, चीज़ पूरा होगा तभी तो बिजली चमकेगी, बल्ब तभी जलेगा जब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यानी बर्तन बनके मिट्टी का तैयार हो गया, प्रदीपन। फिर अगर वो अच्छा बर्तन है तो प्रमाणीकरण हो गया। तो ये दोस्तों सृजनात्मकता के 4 चरण हैं,
तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन, प्रमाणीकरण। तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन, प्रमाणीकरण। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ सृजनात्मकता की खोज किस मनोवैज्ञानिक ने किया और सृजनात्मकता के चरण किस मनोवैज्ञानिक ने बताए। क्योंकि इसको कोई टच नहीं कर रहा है। मेरी सालों की मेहनत हमको पता है, मैं मेहनत करके स्वयं से टीईटी को किया हूं, तो मुझे पता है ये बातें कैसे घुमाता है। देखो भैया दोस्तों, अगर पेपर में ये पूछे कि सृजनात्मकता की खोज किसने किया, तो दोस्तों खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है टॉरेंस ने किया था। हालांकि इसके साथ में गिलफोर्ड भी थे, तो टॉरेंस ने सृजनात्मकता की खोज की। टॉरेंस को टेंशन समझ लो या टोंट समझ लो। जब इंसान आपको कुछ टोंट कसता है तभी तुम सृजनात्मक काम करते हो, तभी कुछ नया करते हो। तो टॉरेंस ने तो सृजनात्मकता की खोज की, लेकिन सृजनात्मकता का जो चरण है दोस्तों वो दिया था ग्राहम वॉलस ने दिया था। ग्राहम वॉलस ने अपनी पुस्तक दोस्तों द आर्ट ऑफ थॉट में इसके 4 चरण बताए थे। समझ गए भैया? मेरी बहन अगर कोई डाउट होगा तो बता देना। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? भाई सबको पता है कि व्हाट अबाउट इमोशन। संवेग क्या है? आपका हंसना, आपका रोना, आपका मुस्कुराना, यही तो संवेग है। लेकिन आप कब हंसोगे, आप कब मुस्कुराओगे? जब आपके संज्ञान में कोई बात आएगी। यानी बिना संज्ञान में कोई बात आए यूं ही कोई नहीं मुस्कुरा देगा। यानी ये दोनों स्वतंत्र तो नहीं है। यानी संज्ञान में बात आएगी तभी बात बनेगा। केवल संवेग, देखो केवल वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत काट दो, ये तो कभी नहीं सही होगा। और मैं आपसे एक परिभाषा पूछूंगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? साथियों बताओ, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? मैंने ट्रिक बताया था, मैंने कहा ऊ से उत्तेजित और ऊ से उड्वर्थ। देखो सबसे पहला उत्तर आया है, कोई सिंह जी हैं ये, उसके बाद दिलीप का आया है, फिर ममता का आया है, निशांत का आया है। बाकी साथी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं देखना ये है। क्योंकि जीत तो सबको लाना है, क्योंकि जीत कराओगे तभी मुलाकात अच्छी लगेगी। मुलाकात इन द सेंस का मतलब ये है कि हम आपसे बात अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है मज़ा तभी आता है जीत के बाद ही। बुद्धि लब्धि का सही फार्मूला, देखो ये क्वेश्चन तो गुरु आना ही आना है। जब मैं कह दूं कि आना ही आना है तो प्लीज मान लो, पेपर में जाओगे फिर देखना ये आएगा। ये बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। और इस फार्मूले को देने वाले व्यक्ति का नाम था टर्मन। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि बुद्धि लब्धि का पहला फार्मूला किसने दिया था, जिसमें 100 से गुणा नहीं हुआ था? उसमें केवल इतना कहा गया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बस 100 पे दोस्तों गुणा नहीं किया था उन्होंने। तो आपको दोस्तों बताना है ये बात मुझे। बताओ प्रिय क्या उत्तर बनेगा आपका मेरे भाई? तो दोस्तों देखो ऐसा है कि बुद्धि लब्धि का जो पहला फार्मूला था, जो पहला प्रयोग था इसकी, वो किया था विलियम स्टर्न ने जॉनसन के साथ मिलकर। अब ये कोई नया नहीं है, मैं रोज ही पढ़ाता हूं ये बातें, तो आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने कहा था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बाकी चीजें तो मैंने बताया ही है कि बुद्धि शब्द की खोज कैटल ने किया, बुद्धि पर पहला प्रयोग बिने ने किया जो एक कारक का सिद्धांत कराया। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी बिने ही थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने का है, द्विकारक स्पीयरमैन का है, बुद्धि का त्रिकारक स्पीयरमैन का है। बाकी बातें करूंगा बोर हो जाओगे। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, और अगर आज इज्जत बिगड़ गई ना तो समझ लो गुरु बात बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि ट्रिक से जो परिभाषाओं को याद करवाया हूं वो भी ऊल जुलूल ट्रिक नहीं दिया हूं। ट्रिक ऐसा जो दिमाग में सीधा घर कर जाए, कोई छपरी वाला ट्रिक नहीं। साथियों देखो भैया, सीधी सी बात मैंने क्या कहा था, बुद्धि तभी काम करेगा जब आपके पास पैसा होगा, वर्थ होगा। वर्थ का मतलब ही होता है ताकत, पैसा। तो उडवर्थ, उडवर्थ की परिभाषा थी कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और एक और परिभाषा बुद्धि की है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में
सोचने की एक योग्यता है। तो इस परिभाषा को किसने दिया? तो हमने ट्रिक दिया था कि विचार सोचता कौन है? मन सोचता है। तो मन मतलब टर्मन, तो टर्मन के नाम में ही मन है कि नहीं दोस्तों? सही बात है गुरु, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों घूम चलिए। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? देखो ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना आसान है नहीं। हमको पता है कि आप उत्तर में थार्नडाइक लिखोगे, अच्छी बात है, पर इस सिद्धांत के कई नाम हैं, मैं उन पे आपको जोर दूंगा, उनका नाम तैयार करो। साथियों, थार्नडाइक के त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत के कई नाम हैं। इसी को संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया। पेपर में आएगा कि संबंधवाद के जनक कौन थे, तो भी थार्नडाइक। संयोजनवाद के जनक कौन थे? संयोजनवाद के जनक कौन थे? तो भी थार्नडाइक। और हाँ, अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? तो भी थार्नडाइक। और यसार थ्योरी किसने दिया? तो भी थार्नडाइक। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर जी इसको संबंधवाद क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सबको विदित है कि थार्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। बिल्ली को पिंजड़े में रखा और पिंजड़े के बाहर एक रोटी का टुकड़ा रखा। बिल्ली रोटी के टुकड़े को देखकर बार बार पिंजड़े से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो अपने पंजे से खटके पर चोट कर रही थी। लेकिन एक बार संयोगवश बिल्ली का पैर खटके पर सही जगह लग गया, इसीलिए खुल गया दरवाजा। तो संयोग से लगाना, इसीलिए इस सिद्धांत को संयोजनवाद कहा गया। और चूंकि बार बार बिल्ली के पैर से खटके पर चोट करने की वजह से बिल्ली के पैर और खटके में संबंध स्थापित हो गया, इसीलिए साथियों इसको संबंधवाद भी कहा गया। बात को समझे। इसके अलावा प्रिय साथी वो भी बताऊंगा आपको। यसार का सिद्धांत ये तो हो चुका है। साथी आगे, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत, और आदत का मतलब होता है आपकी स्वभाव। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल आदतें बताई थी। अब आप कहोगे सर जी क्या मैं उन सबको रटूं? नहीं भैया, केवल द्वितीय पेपर में आता है। एक पूछेगा पलायन, ये जो पलायन आपका है इसका संबंध किस संवेग से है? पलायन का मतलब होता है भाग जाना, हट जाना। तो डर दिखाओगे तो कोई व्यक्ति भाग जाएगा, तो पलायन का संबंध डर से है। और एक है दोस्तों युयुत्सा। युयुत्सा का संबंध किससे है? तो पहले तो ये समझो कि युयुत्सा का क्या मतलब होता है। युत्सा का मतलब होता है दोस्तों कि आपने कोई चीज़ पाने की कोशिश की और आपको नहीं मिला, तो आपने कह दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो यानी ये क्रोध है जो आपने कह दिया। तो युत्सा का संबंध दोस्तों क्रोध से होता है। इतनी बात समझ गए आप? और भी बातों को समझो। सिगमंड फ्रायड कौन थे? सिगमंड फ्रायड से 3 बातें मेरी नोट कर लो, चाहे कुछ याद हो चाहे ना। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। मनोलैंगिक विकास के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। और इनकी 2 परिभाषा। इन्होंने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है 4-5 सालों में बन जाता है। और इन्होंने ही कहा था कि शैशवा अवस्था का बच्चा अपने आप से ही प्रेम करता है, जिसको दोस्तों नार्सिसिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसको नार्सिसिज्म कहा जाता है। और बात करें दोस्तों अगर क्लार्क एल हल की, तो क्लार्क एल हल दोस्तों जो थे, इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, या सबलीकरण का सिद्धांत दिया। क्लास के शुरू में ही मैंने बताया था। और मैस्लो की बात करोगे तो दोस्तों इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? साथियों आप बताओ, आपके ध्यान को खींचने की स्वाभाविक तरीका क्या होगा? देखो नई चीज है वो तो बाहरी तरीका है, कुछ नया दिखेगा ध्यान जाएगा बाहर है। किसी चीज का आकार और रूप जो होता है वो बाहर है। तीव्रता मतलब कोई चीज बाहर की तेज ध्वनि, वो भी बाहर है। लेकिन रुचि जो होती है दोस्तों, इंटरेस्ट जो आपका होता है, वो आपके ध्यान को खींचने का यही आंतरिक तरीका है। क्योंकि इंटरेस्ट जो दोस्तों आपका होता है ना, वही आपको आपके ध्यान को सबसे आगे लाता है। प्यारे साथियों ऑप्शन भी एकदम सही है। अगला, स्मृति की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? साथियों हम सब जानते हैं कि स्मृति के 4 चरण थे। पहला है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो पहले आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो।
जब आप सीख लेते हो तो पहला तो सीखना हो गया, अधिगम हो गया। जब सीख लेते हो तो आपके दिमाग में ये बात धारण हो जाती है, और जब परीक्षा में याद करोगे तो आपको याद आएगा प्रत्यावाहन तीसरा, और फिर इसकी आपके दिमाग में पहचान हो जाती है। यही स्मृति के दोस्तों 4 चरण थे। तो पेपर में ये भी आपसे पूछता है, और पूछेगा ही पूछेगा कि ये बताओ कि स्मृति के 4 चरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। साथियों, स्मृति के जो 4 चरण हैं, देने वाले व्यक्ति का नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने स्मृति के 4 चरण दिए थे। आगे, मनोविज्ञान में दोस्तों अधिगम का मुख्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान को रट लिया जाए, क्या यही अधिगम है? नहीं। अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बिल्कुल सही। केवल परीक्षा पास कर लेना ही अधिगम है? नहीं। परिपक्वता के कारण शरीर में परिवर्तन, देखो दोस्तों, परिपक्वता के कारण शरीर में नहीं, विचारों में परिवर्तन आता है, तो ये तो गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टाइम नहीं खराब करेंगे, अगला क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? साथियों देखो, दंड से तो देखो, जो प्रेम से नहीं मानेगा वो दंड से भी नहीं मानेगा, तो ये तो गलत है। और रटने वाला ज्ञान कब तक चलेगा? और आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है साथी, हम हो, आप हो, माता पिता किसी के हों, हर कोई विद्यालय देखकर अपने बच्चे का एडमिशन कराता है। अगर विद्यालय 3 तल्ले का है, 4 तल्ले का है, गेट चमक रहा है, तो कहेंगे बस यह स्कूल एकदम अच्छा है, इससे बेहतर कुछ नहीं। और बाद में बच्चा पास होने के बाद 100 रुपए की नौकरी छोड़िए, 1 रुपए की नौकरी नहीं निकाल पाता, कहाँ पे जाएगा? तो ये मैटर नहीं करना चाहिए दोस्तों। मोटिवेशन अधिगम को जिंदा रखता है आपके अंदर की काम करने की इच्छा। हाँ, अभिप्रेरणा मतलब अंदर से काम करने की इच्छा। अभिप्रेरणा के जनक कौन थे? तो मैस्लो भी थे, मैकडूगल भी थे, हल भी थे। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग लोग। आगे, आनुवांशिकता का मूल संवाहक किसे कहा जाता है? साथियों बताओ, आनुवांशिकता का मूल संवाहक किसे माना जाता है? आरएनए को, जीन को, वातावरण को, या रक्त को? साथियों अगर मैं आपको कहूं, आनुवांशिकता का जो स्वाभाविक संवाहक है वो दोस्तों जीन होता है। और आप सबको पता है कि जीन जो होता है वह आनुवांशिकता की इकाई है। यानी माता पिता से संतानों में जो शारीरिक लक्षण जाते हैं वो जीन के कारण ही जाता है। चाहे आँखों का जो रंग है, चाहे बालों का प्रकार है, ये सब जीन की वजह से ही होता है। ये बात आपको पहले ही पता है। और जब भी आपको आनुवांशिकता याद आएगा तो आपको सोरेनसन की परिभाषा याद कर लेनी है। सोरेनसन ने कहा था कि जिनके जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनका बच्चा होता है। वो अलग बात है कि इनका विरोध करने के लिए मेंडल आ गए, और मेंडल ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जिनके जैसे माता पिता हों वैसे उनका बच्चा भी हो। कई बार विपरीत गुणों वाले बच्चे भी जन्म ले लेते हैं। तो ये बात दोस्तों मेंडल ने कहा। तो साथी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने आए उससे पहले छोटी सी सूचना। अगर आप यूपी टेट बेसिक से तैयारी करने की सोच रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, किताबें बहुत मोटी मोटी हैं, याद सर कुछ नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर 10-10 घंटे का मैराथन आ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर पढ़ता हूँ सब भूल जा रहा हूँ, क्या करें सर जी? देखो साथी कुछ नहीं करना है। पहली बात तो 5-5 घंटे 7-7 घंटे क्लासेस देखना बंद करो। इन चीज़ों को करोगे टाइम बर्बाद होगा, याद ही नहीं होगा। किताबें सीमित रखो, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे ना भागो वरना पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सीधा काम बता रहा हूँ, अभी भी समय बहुत है। यूपी टीईटी का पैटर्न पकड़ लो 2011 से लेकर 22 तक का, देख लो कि 90% क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। वो टॉपिक एक जगह इकट्ठा कर लो, और वो टॉपिक मैं आपको इकट्ठा करके दे रहा हूँ। ये 200 पेज का आपको एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूँ जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर है। मतलब अगर 1 घंटे भी अगर आप इसको रोज पढ़ोगे तो भी 15 दिन में लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगा। और इतना अगर आपने कर लिया तो साथियों आप टॉपर बनो चाहे ना बनो, लेकिन 105, 107, 110 ये मेरा वचन है कि आपका पहली बार में आएगा। सवाल है साथी आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे आप सीधा कॉल करके
या व्हाट्सएप मैसेज करके सीधा आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों सबको पता है, जब भी क्वेश्चन में समाज की बात आए, संस्कार की बात आए, चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया की बात आए, तो आपको वाइगोत्स्की याद आए। संज्ञानात्मक विकास का जनक पूछे तो पियाजे याद आए। नैतिक विकास का जनक पूछे तो कोहलबर्ग याद आए। और संज्ञानात्मक विकास का जनक दोस्तों जेरोम ब्रूनर भी थे। लेकिन ध्यान देना, संज्ञानात्मक विकास के जनक पियाजे भी हैं और जेरोम ब्रूनर भी हैं, पर दोनों में अंतर है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जेरोम